नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 4 में। अभी तक हमने 3 पार्ट पर डिस्कस कर लिया है चैप्टर में। इन्हीं 3 पार्ट के अंदर हमने चैप्टर की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने रीड कर लिया है। जैसे यदि सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि देखी जाए यहाँ पर, तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन पर बातें कर ली थी, जैसा कि शायद कल का परसों का टॉपिक था स्टिमुली वगैरह। एक पहले करते फुल स्क्रीन स्टिमुलीज वगैरह, इनको पढ़ लिया था हमने। कल परसों का टॉपिक जो था हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का, इस पर भी बातें हो चुकी थी। ये सीएनएस पीएनएस हम पढ़ चुके हैं। बाद में टाइप्स ऑफ ब्रेन, इसके लिए याद हो आपको एक ट्रिक बनाई थी हमने इधर, केरी थैले में पकी केरी मैं दूंगा। इसके बाद हम आ चुके थे फंक्शन, हमने डिस्कस किया था। हर एक फंक्शन को मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है, कैसे आप याद करोगे, है ना। ए से हंगर और हाइपोथैलेमस, कल के वीडियो में इन पर बातें हुई थी। याद है हमने इसके बॉडी पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वहाँ रहेगा हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ें बताता हूँ साइड में। कल भी आपको ये चीज़ बताई थी मैंने कि मान लो कि कोई सी इंसान है, उसके पास ब्रेन है। मान लो कोई सा इंसान के पास ब्रेन तो होगा, आपके पास नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हाँ बाकी जो जितने भी इंसान है सबके पास ब्रेन होता है। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, आप बिल्कुल ध्यान देना इधर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर एक क्रेनियम क्या होगा, क्रेनियम क्या होगा, क्रेनियम क्या होगा। मान लो भाई इधर की इसकी थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा दे रहा हूँ मैं। ये मान लो इसकी लेंथ बढ़ा दी, ये बढ़ा दिया, तो बढ़ा देते हैं, या मैं सबको बढ़ा रहा हूँ। मान लो ऐसा कुछ बनाया मैंने यहाँ पर। तो आपको पता होगा जो हमारा माइंड है, आप सबसे ऊपर वाला हेड पोर्शन हमारा देख पा रहे हो। जब आप इसको ऊपर जब टच करते हो तो आपको फील होता है कि अंदर की ओर हड्डियों का एक बॉक्स होगा। एक हड्डियों का क्या होगा, एक बॉक्स होगा। हड्डियों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में यहाँ पर, बोन्स। यहाँ पर बॉक्स को हम बोलेंगे बोनी बॉक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, बोनी बॉक्स। इस हड्डियों के बॉक्स को, या हमारी जो खोपड़ी होती है ना, बाकी हड्डियों से बनती पूरी ऊपर वाला जो पोर्शन है, सबसे ऊपर आप देख पाते हो यहाँ पर, सबसे ऊपर यहाँ पर तो हेयर होते हैं, यहाँ पर हेयर बाल वगैरह हो जाते हैं सबसे ऊपर, मान लो बाल वगैरह हो जाएंगे। इसके नीचे जो स्किन होगी, स्किन के ऊपर ही बाल होते हैं यहाँ पर। अब उसके अंदर जब आप जाओगे यहाँ पर तो मसल्स वगैरह, और यहाँ पर हमको मिलेगा बोनी बॉक्स। में क्या मिलेगा, बोनी बॉक्स। बोनी बॉक्स मतलब क्या होता है, हड्डियों का एक बॉक्स, हड्डियों का एक बॉक्स। इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। उसी हड्डियों को हम बॉक्स हम क्रेनियम या स्कूल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम या स्कूल। क्रेनियम बोलो तो भी ठीक है, स्कूल बोलो तो भी ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जब क्रेनियम बोलते हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्रेनियम। हम क्या बोलेंगे इसको, क्रेनियम। तो मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि जो हमारा ब्रेन है किससे प्रोटेक्ट रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होता है। आखिर 1 वर्ड आए या वेरी शॉर्ट आए, 2 नंबर में आए, ब्लूप्रिंट हम आखिरी में देख लेंगे कि किस हिसाब से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, उस पर हम बात करेंगे आखिरी में। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जो ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होगा। उसके लिए जो हमारा हेड पोर्शन होता है, हड्डियों से घिरा होता है, बोन से घिरा होता है। इस बोन के इस बॉक्स को हम बोलते हैं बोनी बॉक्स, क्रेनियम या स्कूल। ठीक है, अब हमने ये बात देख ली कि जो हड्डियों का एक ग्रुप होगा उसको हम बोनी बॉक्स बोल देंगे। इस बोनी बॉक्स के अंदर, इस बोनी बॉक्स के अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड बलून होगा। फ्लूइड फिल्ड बलून होगा, ये देखो मैं कलर चेंज किया है। एक फ्लूइड फिल्ड बलून होगा। इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड बलून। एक ऐसा बलून जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो, एक ऐसा बलून जिसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हो। फ्लूइड हम मान सकते हैं लिक्विड चीज, मान लो कोई चीज भरी हुई है ना, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कोई सा मटेरियल सब्सटेंस भरा हुआ है। मैंने क्या कहा, सबसे बाहर ये जो चीज थी हड्डियों का एक बॉक्स था, इसको हमने कह दिया क्रेनियम। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रेनियम। क्रेनियम के जो अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बलून, फ्लूइड फील्ड बलून मिलेगा, जो कैसे एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर के जैसे, शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर यह कैसे एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर के जैसे। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या होगा भैया, तो देखो मान लो आपने जब ब्रिज वगैरह देखे होंगे, ब्रिज को हटाओ आप, तो सिंपल इतना देखो, हमारी जो बाइक है, बाइक में सस्पेंशन होता है, बाइक में सस्पेंशन होता है। मान लो 2 या 3 लोग हम जब बैठ कर जाते हैं, जब हमारी बाइक किसी ब्रेकर से गुजरती है, हमारी बाइक जब किसी ब्रेकर से गुजरती है तो हम क्या है, बहुत कम फील होता है, हमें जो झटके लगते हैं, थोड़ा सा बाइक क्या ऊपर नीचे कूदती है वहां पर उस टाइम पर, तो हमें क्या है उसका फील बहुत कम होता है। कोई गड्ढे में हमारी बाइक कूद जाती है उसमें, तो सस्पेंशन क्या करता है, इन चीजों को मेंटेन करता है। जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज पर से मान लो कोई भारी वाहन निकलता है, तो आजकल जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं यहाँ पर टेक्निक के साथ साथ ब्रिज में जो मैन्युफैक्चरिंग चेंज होने लगी यहाँ पर, तो जो सस्पेंशन लगाए जाते हैं उससे क्या होता है, मान लो कोई सा भारी वाहन उसके ऊपर से निकल रहा है, निकलने पर क्या होगा, सस्पेंशन ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट होते जाएंगे।
जैसे वाहन उसके ऊपर से निकलेगा वो ऑटोमेटिक नीचे दब जाएंगे और निकलने के बाद क्या हो जाएगा, वो वापस ऊपर आ जाएंगे, वापस अपनी पोजीशन ले लेंगे। जैसे घरों पर स्प्रिंग होता है स्प्रिंग क्या करते हैं, मान लो हम दोनों हाथों के बीच में उसको लेकर कॉम्प्रेस कर रहे हैं, हाथों से दबा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पास पास हो जाएगा, वहां पर कॉम्प्रेस हो जाएगा। और जैसे आप दोनों हाथ हटाओगे वहां पर उसके ऊपर, जैसे आप फोर्स को रिमूव करोगे, जैसे आप फोर्स हटाओगे उसके ऊपर से, तो क्या होगा वहां पर कि वहां फिर से अपना शेप ले लेगा। जैसे मान लो यार कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मेरे पास ये क्या है, मैं स्प्रिंग मान लो स्प्रिंग बना रहा हूँ, मैंने इधर से और इधर दोनों तरफ से इसको कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, इधर से इधर धका रहा हूँ और इधर से इस ओर धका रहा हूँ, इसको कॉम्प्रेस कर रहा हूँ तो बहुत पास पास हो जाएगा ये चीज यहाँ पर। और जैसे मैंने फिर से हाथ हटाया फिर से दूर दूर हो जाएगा। तो वैसे क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो हमारा फ्लूइड फील्ड बलून होता है वो काम करता है शॉक एब्जॉर्बर के जैसे। मान लो कोई सा भी हमारे ऊपर बाहर से कोई चीज गिरती है, कोई सा मान लो दबाव आता है हेड के ऊपर, तो क्या करता है, थोड़ा सा अंदर की ओर झुकता है, थोड़ा सा अंदर की ओर झुकता है, फिर से बाहर चला जाता है, थोड़ा सा अंदर फिर बाहर। तो कौन है ये चीज, पहले तो कौन है, एक फ्लूइड फील्ड बलून है। ये कौन है, एक फ्लूइड फ्लूइड फील्ड बलून है, फ्लूइड फील्ड बलून है जो कैसे एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करता है। अगली बात बेटा, इसके अंदर ही ब्रेन होगा, इसके अंदर कौन होगा, ब्रेन होगा। एक काम करो ग्रीन कलर देता हूँ, इसके अंदर कौन होगा, हमारा ब्रेन। ब्रेन का आपको पता है, यहाँ पर दादाजी को हिंदी एफएम का शौक था, हिंदी एफएम का शौक था, हिंड ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, इनके टाइप्स हमने पहले बात कर ली है। तो क्या बताया, क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो ब्रेन की जो आउटर लेयरिंग होती है क्रेनियम होगी, हड्डियों का एक बॉक्स होगा, बोनी बॉक्स होगा, उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड बलून होगा, देखो इधर फ्लूइड फील्ड बलून होगा, और बलून के अंदर हमारा ब्रेन होगा। ये फ्लूइड फील्ड बलून का पूछ सकता है एग्जाम में कि कैसे एक्ट करता है, ये जो भैया फ्लूइड फील्ड बलून है ये कैसे एक्ट करता है, तो हमारा आंसर होगा इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर जैसे एक्ट करेगा। अब आते हैं हमारे नोट्स की ओर, यहाँ पर जो लिखा है, जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखी होगी। द ब्रेन, जो ब्रेन होता है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स, ये प्रोटेक्टेड रहता है बोनी बॉक्स से, इन द स्कूल कॉल्ड क्रेनियम। स्कूल जो हड्डियों का बॉक्स होता है उसी को स्कूल बोलते हैं, उसका अंदर कॉल्ड क्रेनियम, स्कूल बोल दो क्रेनियम बोल दो, बात दोनों की सेम रहेगी। जो ब्रेन होता है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है बाय बोनी बॉक्स, हड्डियों के बॉक्स से, स्कूल के अंदर, कहाँ पर, इन द स्कूल कॉल्ड क्रेनियम, तो हम क्या कर देंगे, क्रेनियम कर देंगे। अब आगे आओ थोड़ा सा, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, यहाँ पर हम लिख सकते थे ब्रेन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, ब्रेन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड लिख सकते थे, यहाँ पर आप चाहो तो चेंज कर लेना, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड भी ठीक है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड, एक फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड से भरा हुआ बलून, किससे, एक फ्लूइड फील्ड बलून से प्रोटेक्ट रहता है, विच एक्ट एज, जो एक्ट करता है, जो रिएक्ट कैसे करता है, विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर के जैसे। एंड इट इनक्लोज्ड, ये इनक्लोज रहता है, कौन रहता है, इनक्लोज, जो हमारा फ्लूइड फील्ड बलून रहे वो इनक्लोज रहता है, इनक्लोज यानी ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, इन क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम स्कूल ब्रेन बॉक्स के अंदर। ये चीज मैंने आपको बताई, साइड में आप एक बार वो देख लो, ये बताया मैं आपको, एक काम करो डायग्राम तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होगा समझने के लिए ये वाला, तो हाँ फिर भी, लेकिन अभी मैं आपको बताया था क्रेनियम में हड्डियों का बॉक्स है, उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड बलून होगा और बलून के अंदर हमारा ब्रेन होगा। ये बात हो गई थी, एग्जाम में आता था हम इतना लिखेंगे, हमारे लिए इनफ होगा ये आंसर। देखो आप एक बार देख लो इधर, ये सेरेब्रम वगैरह, इसके ऊपर की लेयरिंग देखो आप, ये वाली लेयरिंग, ये हो सकती है हड्डियों की वजह, सबसे आखिरी वाली, सबसे बाहर वाली, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन, उसको हम बोल देंगे क्रेनियम। और क्रेनियम के अंदर वाला हमारा एक फ्लूइड फील्ड बलून है, ये वाला जो अंदर आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन एक फ्लूइड फील्ड बलून होगा, और इसके अंदर आखिरी में यहाँ पर ये हमारा ब्रेन हो जाएगा। अब आ जाओ इधर स्पाइनल कॉर्ड पर, कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कैसे होता है। स्पाइनल कॉर्ड, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इज द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ, अरे हाँ, स्पाइनल कॉर्ड इज द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ ब्रेन। तो लिखा है इसके बारे में, द स्पाइनल कॉर्ड, के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड रहता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, किससे प्रोटेक्ट रहता है, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बैकबोन, किससे, हमारी बैकबोन के अंदर रहता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, इसके अंदर सिचुएटेड रहता है, इसके अंदर छुपा हुआ होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बैकबोन में रहता है। ऑल रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन आर प्रोटेक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, अब आपको ये बात तो याद होगी रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं, तो जितने भी जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। मैं इनको यहाँ पर कंट्रोल करेगा स्पाइनल कॉर्ड ही। आपको कल बताया था कि कुछ एक्शन ब्रेन के पास जाएंगे, तो भाई ये काम करना नहीं करना, कुछ तो स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल लेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट ऑफ ब्रेन, पर्सनल असिस्टेंट ऑफ ब्रेन। ये काम कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, इधर अगली लाइन क्या लिखी हुई है, जैसे लेता हूँ ग्रीन मार्क का, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
कल कम्युनिकेशन, देखो लिमिटेशन। अब क्या होता है इसको आपको समझाने की मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसको। पहले एक काम करें, पढ़ा दिया जाए क्या इधर से, पढ़ाया नहीं जाए, पहले समझाया जाए। पहले मैं आपका मैंने एक लेता हूँ ब्लैक पेन। ब्लैक पेन लेने के बाद देखो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर नर्वस सिस्टम की जो लिमिटेशन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है उसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी कि आपने कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ी होगी हमारे उस टाइम पर 9th क्लास में, जे थॉमसन वगैरह, उनका जो एटॉमिक मॉडल था उसकी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। उसी को कंप्लीट करने के लिए क्या है, बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या है वो लिमिटेशन को दूर किया, उन ड्रॉबैक्स को दूर किया। तो वैसे जो नर्वस सिस्टम है इसमें कुछ कमियां थी, इनको दूर करने के लिए हम लेकर आए थे केमिकल कम्युनिकेशन। हम क्या लाए थे, केमिकल कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर भैया क्या दिक्कत है, इसके अंदर 2 पॉइंट थे, इसमें केवल मेनली 2 कमियां थी, दोनों को आपको याद कराऊंगा। देखो मान लो जो पहली कमी है, पहली कमी ये है कि मान ले ये मेरी एक सेल है, ये जो सर्कल बनाया मैंने ये मेरी एक सेल है, ये मेरी दूसरी सेल हो गई, ठीक है, ये थर्ड सेल हो गई, फोर्थ यहाँ पर है, फिफ्थ वाली यहाँ पर है, सिक्स वाली सेल यहाँ पर है। ऐसा होता नहीं, केवल मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ ना। याद करने का तरीका, हर एक चीज का मैं तरीका लेकर आऊंगा इधर छोटा छोटा से आपको याद करने का, कि आप कैसे याद कर पाओ। जैसे मान ले भैया एक पहली सेल ये थी, इस सेल के पास कोई सा सिग्नल है, जो पहली वाली जो सेल है इसके पास मान लो कोई सा सिग्नल है, यह सिग्नल इसको लेकर जाना है सेल नंबर 2 के पास। सेल नंबर 2 के पास ये सिग्नल ले गई, अब कौन से फॉर्म में लेकर जाएगी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, EI लिख दिया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल को लेकर जाएगी। अब सेकंड के पास आ गया, मान लो ये सिग्नल इसको पहुंचा रहा, थर्ड के पास ये चला गया। वैसे करते करते केवल बेटा अब मान ले कि ये इसके पास भी है, ये मान लो कि जो स्टार्टिंग के चारों है एक दूसरे से कनेक्ट है, स्टार्टिंग के चारों, एक तो ये वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ वाला, ये चारों आपस में कनेक्ट है। इन चारों ने क्या किया, अपने जो सिग्नल है एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसमिट कर दिए। किसने, एक तो इस वाले ने, पहले वाले ने जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, जो सेल नंबर 1 थी, इसने क्या किया, अपने पास मान लो कुछ सिग्नल थे और सिग्नल नंबर 2 को दे दिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक देखो वायर जैसा कोई दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब कुछ मसल से कुछ जो भी हमारा वो काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम कर रहा है। इन दोनों सेल का हो गया। अब दूसरी सेल ने क्या किया, वही सिग्नल अब थर्ड वाले पहुंचा दिया। अब क्यों पहुंचा पाई है, क्यों पॉसिबल इस बात में, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिर से आप देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम कर रहा है, एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम कर रहा है इनके बीच में भी। अब यही सिग्नल फोर्थ वाले के पास जा रहे हैं, देखो ये वाले, ये सारे सिग्नल एक दूसरे के पास ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सिग्नल इन दोनों के पास जा पाएंगे क्या, यदि मैं बिना ये जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में बना रहा बीच में ग्रीन वाला, अभी इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला आखिरी में, क्या यदि मान लो ये दोनों अटैच नहीं है, ये दोनों इससे अटैच, जैसे मैं बनाया ये वाला, ये चीज यदि अटैच नहीं है, क्या इनके पास सिग्नल पहुंच पाएगा क्या ये दोनों सेल जो बच रही है बाद में, जो ब्लैक ब्लैक बच रही बाहर आखिरी में, क्या इनके पास सिग्नल पहुंच पाएगा, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, रेड कर रहा हूँ इसको, क्या इसके पास सिग्नल पहुंच पाएगा इन दोनों के पास। हमारा आंसर होगा कि सर नहीं पहुंच पाएगा। अब क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सर इनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। देखो ये रेड फिर से मैंने मार्क किया, इन दोनों के बीच में जो वायर है, मान लो एक हिसाब से आप यही मान लो, ये मेरा पोल नंबर 1 है, जो हमारा खंभा तो लाइट का, ये पोल नंबर 1 है, पोल नंबर 2 है, पोल नंबर 3 है और ये पोल नंबर 4 है। ये चारों पोल एक दूसरे से कनेक्ट है, ये चारों पोल क्या एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये जो 2 पोल है ये कनेक्ट नहीं है, इनको और कोई वायरिंग नहीं है। तो क्या इन दोनों के पास करंट पहुंच पाएगा, क्या नहीं पहुंच पाएगा। तो नर्वस सिस्टम की जो पहली कमी थी, इससे मैं याद करवा रहा हूँ, नर्वस सिस्टम की जो पहली कमी थी वो ये कमी थी कि जो सेल आपस में कनेक्ट होगी, जो सेल आपस में कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स वहीं तक पहुंच पाएगा, और जो कनेक्ट नहीं होगी उनके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं पहुंचेगा। देख लो आप उधर नोट्स के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी जो मैंने आपको समझाया है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस विल रीच। इसके अंदर लिखा है कि जो लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, इसकी जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की क्या क्या लिमिट होगी। नंबर 1, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है, कौन, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होगी, विल रीच पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, ओनली केवल कहाँ पहुंचेगी, तो 2 सेल, उन सेलों के पास पहुंचेगी, डेट आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम, जो किससे कनेक्ट हो, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो, नर्वस सिस्टम। आपको पता है नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक जो मसल्स वगैरह सब काम करती है कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म में, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करती रहती है। और हमने यहाँ पर देखा था इनके अंदर कोई सा कोऑर्डिनेशन था नहीं, इधर इनके अंदर कोई सा कोऑर्डिनेशन था नहीं। आप देख पा रहे कोई सा वायर के कनेक्ट था क्या, यहाँ पर नहीं था। मैंने बताया था दोनों पोल थे, इनके पास करंट नहीं है, इनके पास कोई वायर नहीं है, वायर नहीं है तो करंट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो सेल आपस में कनेक्ट होगी उन्हीं के पास, जो सेल आपस में कनेक्ट होगी उन्हीं के पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंच पाएगी, और जो कनेक्ट नहीं है उनके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं पहुंच पाएगी।
तो अगली बात क्या होगी इसके अंदर, जो सेकंड वाला आपको पॉइंट बताऊं मैं, इसको मैं कैसे याद कराऊंगा। इसके अंदर मान लो कि याद करने का तरीका बता रहा हूँ इसके लिए मैं, कि जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक मान ले, यहाँ पर मैंने कोई से स्टॉप नंबर 1 मान लिया, मैंने क्या माना यहाँ पर स्टॉप नंबर 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ठीक है। इधर मैं कहाँ गया, यहाँ से मुझे जाना, मान लो यहाँ पर जाना है 3, यहाँ से मुझे और ऊपर जाना है। अब मान लिया कि ये चीजें सब कनेक्ट है, देखो पहली बात देखो ये सब कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स आखिरी तक तो पहुंच पाएगी। यदि मैं और 2 पोल बना देता जो कनेक्ट नहीं होते तो क्या उनके पास करंट पहुंचेगा, तो हमारा आंसर होगा सर नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब ये चारों यहाँ पर कनेक्ट है, तो देखो अब ये चारों यदि कनेक्ट है, अगली जो कमी होगी वो कमी ये होगी इसके अंदर कि यदि मान लो इसके पास कोई सा सिग्नल है, जब इसके पास इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स जब जनरेट होगी, जब पहली सेल के पास इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, जब वो जनरेट होने के बाद, जनरेशन के बाद जब सेकंड सेल के पास जाएगी, कहाँ पर जाएगी, जब वो सेकंड सेल के पास जाएगी, मान लो यहाँ पर आ गई वो, जनरेशन के बाद सेकंड सेल तक पहुंचने के बाद क्या करेगी कि इंटरवल लेगी, एक ब्रेक लेगी, यहाँ पर आकर क्या करेगी आराम करेगी, ये इंटरवल लेगी, इंटरवल, ये थक जाती है इलेक्ट्रिक इंपल्स, हाँ ऐसे मान लेना, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होगी थक जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी, रुकने के बाद क्या करेगी कुछ टाइम लेगी, यहाँ पर टाइम लेने के बाद फिर से स्टार्ट होगी, यहाँ से जनरेशन होगी फिर से, और फिर आगे बढ़ेगी, यहाँ आएगी, यहाँ पर फिर रुक जाएगी, फिर से थक जाएगी यहाँ पर, फिर कुछ देर इंटरवल लेगी, कुछ देर आराम करेगी, फिर आगे की ओर बढ़ेगी, आगे जाते जाते फिर यहाँ पर फिर रुक जाएगी। ऐसे क्या होता है, देखो पहला इसका पॉइंट क्या बताया था कि जो सेल आपस में कनेक्ट होगी इलेक्ट्रिक इंपल्स वहीं तक पहुंचेगी। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया इसका कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होने के बाद एक इंटरवल के बाद रुक जाती है, आगे जाकर कुछ आगे जाकर वो क्या होती है कुछ इंटरवल के लिए रुक जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। इन दोनों ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, इन दोनों ड्रॉबैक को दूर करने के लिए क्या हुआ, हमको आविष्कार करना पड़ा केमिकल कम्युनिकेशन का। किसका, केमिकल कम्युनिकेशन का। देखो ये बात लिखी होगी इधर, आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर जनरेशन, जनरेशन होने के बाद, आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मान लो कि यार कोई चीज वही बताया था आपको, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई, ट्रांसमिशन थोड़ी सी वो ट्रांसमिट हुई यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट होगी। द सेल टेक सम टाइम, सेल क्या करेगी कुछ टाइम लेगी यहाँ पर, रिसेट करेगी उसके मैकेनिज्म को, सेल क्या करेगी उसके मैकेनिज्म को रिसेट करेगी, मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इंपल्स। दूसरी इंपल्स को ट्रांसमिट करने से पहले क्या करेगी ब्रेक लेगी, या उसके जो हमारा क्या बोलते हैं मैकेनिज्म को रिसेट करेगी। यहाँ पर देखो अभी जो आपको बताया था कि कोई सी जो सेल थी वो इसके पास आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद क्या करेगी इसके मैकेनिज्म को रिसेट कर देगी। जो हमारी इलेक्ट्रिक इंपल्स है यहाँ पर आ गई सेल के पास, या सेल क्या करेगी इसके जो मैकेनिज्म है उसको रिसेट करेगी, रिसेट करने के बाद कुछ टाइम लिया, कुछ इंटरवल लिया, लेने के बाद फिर से यहाँ पर से स्टार्ट हुई इलेक्ट्रिक इंपल्स, आगे को यहाँ पर गई, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा फिर से कुछ टाइम लेगी, मैकेनिज्म को फिर से रिसेट किया, फिर आगे बढ़ी, यहाँ पर जाने के बाद फिर से रिसेट करेगी। इन दोनों ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, इन दोनों ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, केमिकल कम्युनिकेशन। देखो नीचे लिखा है केमिकल कम्युनिकेशन। तो फुलफिल करने के लिए और ओवरकम जो मतलब जो कमियां, इन कमियों को दूर करने के लिए, द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए, ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमें केमिकल कम्युनिकेशन की नीड पड़ी। यहाँ पर इसकी नीड हमें तभी हुई क्योंकि इलेक्ट्रिक जो कम्युनिकेशन था वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर मेनली 2 ड्रॉबैक्स आ रही थी, तभी हमने क्या किया केमिकल कम्युनिकेशन यूज में लिया। क्लियर होगा। आ जाओ पॉइंट नंबर 7 पर। इसके अंदर लिखा मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होंगे। देखो यार प्लांट के अंदर जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन वगैरह काम करते हैं, जैसे हमने देखा था कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो क्या करती है मान लो हमारे कोई सेक्शन है, रिफ्लेक्स सेक्शन वगैरह कंट्रोल कर लेगी, हाथ पे मतलब हम आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब सारी चीज हमारे अंदर क्या सिस्टम काम कर रहा है, एक कोऑर्डिनेटिव सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम काम नहीं करता है। उसके अंदर देखो आप यहाँ पर उसमें 2 प्रकार से ग्रोथ होता है, उसमें मूवमेंट 2 प्रकार से होता है। प्लांट के अंदर 2 प्रकार से मूवमेंट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर 2 प्रकार का मूवमेंट होता है। जैसे पहला वाला कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट। पहला वाला कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। और दूसरा होगा डिपेंडेंट। देखो डिपेंडेंट को देखकर आपको ये लग रहा है डिपेंड मतलब निर्भर करता है। मान लो मैं हूँ, मैं अभी फैमिली पर डिपेंड हूँ, ठीक है, मान लो मैं फैमिली पर डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं निर्भर हूँ, मैं घर पर निर्भर हूँ फिलहाल। और कोई सा इंसान है इंडिपेंडेंट है, मान लो स्वतंत्र है, या वो खुद के हिसाब से काम करता है, खुद के फैसले खुद लेता है, खुद के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो देखो जो ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, ऐसे प्लांट जो बिना किसी की हेल्प लिए अपनी ग्रोथ करे या मूवमेंट करे,
उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। और डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, जैसे मान लो हमारी अमर बेल होती है, मटर का पौधा होता है, मटर पीस वगैरह, ये क्या करते हैं, टेंड्रिल की हेल्प से दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हैं, वहां पर उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं। तो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर ऐसे प्लांट आएंगे जो दूसरों की हेल्प लेकर चढ़ेंगे, और इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ जो मतलब बिना किसी की हेल्प के ही अपना काम ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। इनको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं नीचे हम। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को येलो मार्क कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, तो प्लांट जो प्लांट होते हैं उसके अंदर नेदर न तो उसके अंदर क्या होता है नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे अंदर होता है ना, दो प्रकार सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। तो प्लांट के अंदर ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही कोई सी ऐसी मसल्स होती है, उसके अंदर ना ही कोई मसल्स होगी ना ही कोई नर्वस सिस्टम होगा। दे यूज वो क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स का, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज करते हैं। प्लांट क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज करते हैं तो कन्वे करने के लिए, द इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, यानी कि वही है ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल तक। कहां से कहां तक, एक सेल से दूसरी सेल तक, विदाउट द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, बिना किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू के। इसमें कोई सा टिश्यू यहाँ पर खास पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसके ग्रोथ वगैरह के लिए। जैसे मान लो हमने जाइलम फ्लोएम किया था, वो केवल वाटर वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है ग्रोथ, हमें क्या करना है ग्रोथ वगैरह के लिए कोई सा स्पेशलाइज्ड टिश्यू की हेल्प के बिना ही वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने के लिए। आगे क्या लिखा है, और कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और मूवमेंट द सेल्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की जो सेल्स होगी वो चेंज कर लेगी, अपना जो शेप है, अपना जो शेप होगी उसको चेंज कर लेगी बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। अब जाइलम अंकल जो पानी लेकर आएंगे उस पानी की क्वांटिटी को क्या है कम ज्यादा कर अपने शेप को चेंज कर लेगी। सेल क्या करेगी, अपने शेप को चेंज कर लेगी, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। सेल क्या करेगी, फूल जाएगी, कभी सिकुड़ जाएगी, कभी फूल जाएगी, स्वेल और श्रिंक। आपको याद हो चैप्टर 5 फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, 2% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन फूड एंड 98% इज वाटर इज ट्रांसपिरेट बाय गार्ड सेल, पढ़ा था हमने ये चीजें। तो इसका वही चीज है कि जो इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए जो किसी प्लांट की सेल होगी और वाटर की क्वांटिटी को या वाटर के अमाउंट को कम ज्यादा कर लेगी, उससे क्या होगा, उससे जो सेल होगी और स्वेल हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अगली बात, इसके अंदर मूवमेंट कैसा होता है, तो मान लो आपने एक पौधा देखा होगा जिसके हम जब लीव्स को छूते हैं, टच मी नॉट प्लांट, एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जैसे हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तुरंत अपनी पत्तियों क्या करता है, गिरा देता है। एक एग्जाम्पल है प्लांट में मूवमेंट का, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जो एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, वो अपनी ड्रॉप कर देता है लीव्स को, इसको ड्रॉप कर देता है लीव्स को टचिंग करने पर, जब उसको हम टच करते हैं। यह था हमारे इंडिपेंडेंट ग्रोथ के अंदर, हमने देखा था प्लांट के अंदर कोई सा स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करे। फिर हमने देखा था कि इन्फॉर्मेशन अब कंडक्ट कैसे होगी, कंडक्ट करने के लिए क्या करेगी, जो सेल होगी अपने अंदर वाटर के अमाउंट को कम या ज्यादा कर देगी, जिससे क्या हो जाएगी, जो सेल होगी स्वेल या श्रिंक हो जाएगी। आखिरी पॉइंट हमने देखा था कि यह अपनी पत्ती को गिरा देता है। अब कौन सा प्लांट होगा, तो टच मी नॉट प्लांट, टच करने पर अपनी जो लीव्स होती है उसको गिरा देता है। हम बात करें डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को, उसके बाद हम टॉपिक को कर देंगे खत्म। यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होगी, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर देख देख के परेशान हो गए होंगे। डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, क्लाइंबर्स क्या होंगे, ऐसे क्लाइंबर्स प्लांट, देखो ऐसे प्लांट होते हैं जो क्लाइंब मतलब देखो चढ़ना, क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो बहुत सारे प्लांट जो दूसरों की हेल्प से चढ़ते हैं, टेंडल की हेल्प लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। सच एज पी प्लांट, जैसे कि हमारा मटर का पौधा क्या करता है, क्लाइंब करता है, चढ़ जाता है ऑन द अदर प्लांट यूजिंग टेंडल की हेल्प से अदर प्लांट के ऊपर यहाँ पर सहारा लेकर ही ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। टेंडल क्या करता है, अलाउ करता है उनको, टेंडल क्या करता है, अलाउ करता है। आपने देखो टेंडल क्या होगा, आपने कुछ इस प्रकार का मान लो एक इसमें नहीं, मान लो मटर का पौधा मैं कैसे बनाऊं, यहाँ पर मटर का मान लो मैंने एक पौधा बनाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कैसा पौधा बना रहा हूँ मैं। फिर मान लो कैसा कुछ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ मैं बना दिया, मान लो कोई सा फ्लावर वगैरह कुछ भी मान लेना। इसके अंदर क्या होता है, आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसी कुछ चीज देखी होगी आपने। ये क्या होती है, इसको सहारा देने के लिए होती है, इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। ये अदर प्लांट्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा मजबूती पकड़कर क्या करते हैं, इस पौधे को मजबूती प्रदान करेंगे, इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल के बारे में एक बात और बताऊं को, टेंड्रिल के बारे में, मान लो कोई सा ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर सन है, तो जो टेंड्रिल का जो पास वाला पार्ट होगा, जो पार्ट होगा ऊपर वाला, वह आराम से ग्रोथ करेगा, वह ग्रो आराम से करेगा, मतलब धीरे धीरे ग्रो करेगा। और जो दूर वाला होगा, फार वाला होगा, वो क्या करेगा, ग्रो जल्दी करेगा।
तेंदुलकर में जो ऑब्जेक्ट के पास वाला, मान लो ऊपर सन है, सन के जो पास होगा, सन के जो पास होगा वहाँ पार्ट क्या है, आराम से ग्रो करेगा, और जो दूर होगा वहाँ जल्दी ग्रो करेगा। इसको एक काम करते हैं, हम कल अच्छे से और समझा देंगे। आज का ये टॉपिक देखते जाओ इधर। टेंडल हम यहाँ पढ़ रहे थे, टेंडल अलाउ करता है देम टू सर्कल अराउंड, उस प्लांट के आसपास सर्कल बनाने के लिए क्या अलाउ करता है, कौन, टेंडल, टू अदर ट्री एंड क्लाइंग इट। और क्या हो जाता है, जो प्लांट होता है हमारा पी प्लांट आराम से ऊपर क्लाइंब कर सकता है। जनरली सामान्यतः प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखो इसके अंदर कुछ डायरेक्शन भी होते हैं। अब इन मूवमेंट को जो डायरेक्शन होता है इसको हम याद कराने की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि डायरेक्शन को हम कैसे याद कर सकते हैं। प्लांट के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट होते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट, इसको हम बोल सकते हैं रूट मूवमेंट, मूवमेंट्स ऑफ रूट या रूट मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। मान लो कि क्या बताया था हमने कि जैसे आप घर पर हो, आप कहाँ पर हो, घर पर हो, घर पर आप बैठे हुए हो, बैठे हुए कुछ देर बाद क्या होता है कि आपके अचानक से डोरबेल बजती है। डोरबेल पर आप जब डोर खोलने के लिए जाते हैं वहां पर आप देखते हो कि आपके चाचा आए हुए हैं। कौन आए हुए, चाचा आए हुए हैं। कौन आए भैया, चाचा आए हैं। आप अंदर टीवी देख रहे हो, आपके साथ आपके पापा बैठे हैं। मान लो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये आप है, ये आप है, ये आपके फादर है, ये आपके फादर है, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर घर के अंदर टीवी देख रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है। इधर क्या है, एक डोर है, इधर एक गेट लगा हुआ है, यहाँ पर आपके चाचा आते हैं और क्या इस गेट को बजाते हैं। आप जाते हो यहाँ पर, ये आप हो, अब जाते हो गेट खोलते हो, और गेट खोलते हो, फिर आपके पापा आपसे क्या बोलते हैं, आपके फादर आपसे बोलते हैं कि बेटा कौन है, गेट पर कौन है, गेट पर कौन है। तो आपका सीधा सा जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा पापा जी चाचा आए हैं। ये बोलोगे आप लोग कि पापा जी चाचा आए हैं, पापा जी चाचा आए हैं, ठीक है। ये बोलोगे आप लोग कि पापा जी चाचा आए हैं, पापा जी चाचा आए हैं। इसी ट्रिक से मैं आपको याद करवा दूंगा रूट मूवमेंट सारे, तो चार हमारे मेनली होते, चारों को याद करवा देंगे। देखो अब क्या याद करेंगे इसके अंदर, पापा जी, पापा जी को हम याद कर लेंगे पी से, पापा जी पी, जी ले लिया हमने यहाँ पर, चाचा सी एच चाचा ले लिया, आई को छोड़ दो, हे एच वाई ले लो, हमने क्या ले लिया, एच वाई। देखो क्या, पापा जी चाचा आए हैं, पापा पी ले लिया, जी का जी ले लिया, चाचा जी का सी एच ले लिया, और आए है को हम एच वाई कर दिया, हाई वाला लैंग्वेज है। तो हम कैसे याद करेंगे, अब स्टार्टिंग क्या है, पी, स्टार्टिंग क्या चीज लिखी हुई है, पी, पी मतलब हम याद करेंगे फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म याद कर लेंगे पी से। जी आया, जी से हम लोग क्या याद करेंगे, जियो ट्रोपिज्म। सी एच क्या आ जाएगा हमारा, केमेटोप्रिज्म, केमेटोप्रिज्म याद कर लेंगे हम लोग। और एच वाई लिखा, आपको याद है एच वाई से H2 क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। एच वाई हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो मैंने आपको क्या बात बताई, पापा जी चाचा आए हैं, पापा जी चाचा आए हैं, हमने इसी से क्या अल्फाबेट बना लिए, पी जी सी एच और एच वाई, ठीक है, इनको कोई दिक्कत होगी नहीं। पी से हमने बना लिया फोटोट्रोपिज्म, जी से जियोट्रोपिज्म, सी एच से केमेटोप्रिज्म, और एच वाई से हाइड्रोट्रोपिज्म। ये बात कंप्लीट हो गई। अब देखो नाम तो मैंने याद करवा दिया, अब इसके फंक्शन भी आपको याद करवा देता हूँ। अब मान लो कि एक वैसा प्लांट है, एक वैसा क्या है, एक प्लांट है, मैं प्लांट बना देता हूँ इधर, मैंने प्लांट यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इस प्लांट के अंदर सबसे पहला देखो हमारा कौन सा, फोटोट्रोपिज्म, ये कौन है, फोटोट्रोपिज्म, ये लिखा है फोटोट्रोपिज्म। अब मुझे बता दो फोटोट्रोपिज्म के फंक्शन, अभी आपको बताऊं फोटोट्रोपिज्म के, फोटोट्रोपिज्म यदि मैंने यहाँ पर लिखा है फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म के अंदर वर्ड आ रहा है फोटो, क्या आ रहा है, फोटो। और फोटो कहाँ अच्छे आते हैं, जहां पर प्रॉपर लाइट होगी, जहां पर प्रॉपर क्या होगी, लाइट होगी। यदि जहां पर प्रॉपर लाइट है वहां पर फोटो अच्छा आएंगे। और लाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन से, हमें लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। तो सीधा सा फोटोट्रोपिज्म क्या होगा, यदि जो प्लांट का हमारा सूट वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, यहाँ सन के और झुका हो, उधर बेंड हो जाता है। मान लो यहाँ पर सन है, ये कौन है, सन है, ये हमारा सन है, सन को हम साइंस में मान लिया ऑब्जेक्ट है, हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट है। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटो कहाँ अच्छा आएंगे, जहां पर लाइट होगी, और लाइट कहाँ से मिलती है हमें, सन से।
तो जब ये सूट सूट देखो, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं सूट, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं रूट। हम क्या बोलते हैं? रूट। ये जो सूट वाला पार्ट मान लो ये सन की तरफ बेंड होता है, ये वाला पोर्शन ये सन की तरफ बेंड हो जाता है, इस तरफ बेंड होता है ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज, है ना। कि सूट का किसी ऑब्जेक्ट की ओर, सूट का एक लाइट वाले ऑब्जेक्ट की ओर झुकाव, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज। उसके बारे में लिखा होगा ऊपर, मूवमेंट टावर्ड्स लाइट, लाइट की ओर झुकाव, किसकी ओर झुकाव? लाइट की ओर झुकाव होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज। हम क्या बोल देंगे? मूवमेंट्स टावर्ड्स लाइट, लाइट की ओर झुकाव को हम बोल देंगे फोटोट्रोपिज। अब जियोट्रोपिज्म क्या होगा? जियोट्रोपिज्म, मान लो भैया जियोट्रोपिज्म, जी से जियोट्रोपिज्म आया और जी से आप याद करो ग्रेविटी, जिसे हम लोग क्या याद करेंगे? ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी। और ये हमारा कौन सा था यहाँ पर? जियोट्रोपिज्म। ये मान लो ग्रेविटी कोई चीज है, मान लो मैं ऊपर से उसको गिरा रहा हूँ, ऊपर से ग्रेविटी में क्या होता है, मान लो कोई चीज मैंने ऊपर फेंकी, पहले मैंने कहाँ फेंकी? ऊपर की ओर फेंकी, तो क्या होगी? ऊपर से वापस रिटर्न नीचे की ओर गिरेगी। कहाँ गिरेगी? वो नीचे की ओर गिरेगी। तो जब प्लांट का मूवमेंट नीचे की ओर हो, यहाँ पर प्लांट का मूवमेंट कहाँ हो? नीचे हो या दूर की तरफ हो, उस देखो इधर के बारे में लिखा होगा, मूवमेंट टावर्ड्स या तो रूट की तरफ हो या उससे दूर हो, रूट की तरफ हो या रूट से दूर हो, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, उसको हम कर देंगे जियोट्रोपिज्म। उसको हम क्या बोल देंगे? जियोट्रोपिज्म। वैसे केमेटोप्रिज्म आया है, अगला वो क्या आया यहाँ पर? केमेटोप्रिज्म। ये वाला हुआ हमारा अवे या टावर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी या रूट की तरफ झुकाव होता है, तो उसको हम बोल देंगे जियोट्रोपिज्म। अगला आया हमारा केमेटोप्रिज्म। केमेटोप्रिज्म में एक वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग केमी, केमी से आप याद कर लो केमिकल, केमी से आप लोग क्या याद करोगे? केमिकल। मान लो कोई ऐसा केमिकल का हम छिड़काव कर रहे हैं पौधे के ऊपर, तो किसी प्लांट के ऊपर मान लो केमिकल का स्प्रे कर रहा हूं मैं, स्प्रे करने पर क्या हो रहा है? वह प्लांट टावर्ड्स उस केमिकल की तरफ झुकता है या उससे दूर होता है, या तो उसकी तरफ झुकता है या उससे दूर होता है, तो उसको बोलते हैं केमेटोप्रिज्म। अगला होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोजन ऑक्साइड बता, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो H2O, हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर। जब कोई सा प्लांट मूवमेंट करे वाटर की तरफ, इधर करे वाटर की ओर मूवमेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इसको आप याद कर लेना, उस ट्रिक से हमारे पापा जी चाचा आए हैं, उससे आप याद करोगे, आपको आसानी से याद हो जाएगी। आज के लिए हम रखते हैं केवल इतना ही, कल हम मिलते हैं फिर से नए पार्ट में। 2 पार्ट और आएंगे, इसमें चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए आप कीजिए विश्राम, करते रहिए आराम और करते रहिए रिवाइज। टेक केयर, बाय बाय।